एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूँ सोनम गोयल। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपका सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ 100 मार्क पेपर। आज हम शुरू करने वाले हैं आपको चैप्टर नंबर 6 द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि वेटेज रखता है 15 to 20 मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंपनी क्यों बनाई गई, लॉ क्या होता है, सेक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हम अपना मीनिंग से शुरू करेंगे कंपनीज एक्ट 2013। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाई कंपनी इज रिक्वायर्ड। देखिए कंपनी क्यों बनाई गई है ना। देखिए सबसे पहले देखिए एक इंडिविजुअल है, जन्म होता है इसका, फिर ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है, करेक्ट। फिर उसके बाद फिर ये और बड़ा हो जाता है और थोड़ा मोटा भी। फिर इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि कंपनी का और इससे क्या लिंक है। रुको जरा, ठहरो जरा, देखते हैं। अब इसका एक बिजनेस है, इसकी डेथ के बाद ये बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसकी डेथ के बाद जैसे इंडिविजुअल की डेथ हुई, बिजनेस भी बंद। अब तो कोई बेटे नहीं संभालते ना, बिजनेस बंद ही हो जाता है बिजनेस। तो एक ऐसे लॉ में एक ऐसे पर्सन की नीड हुई जो चलता रहे, इंडिविजुअल की डेथ होने के बाद जो खत्म ना हो, जो चलता रहे। तो एक ऐसा पर्सन बनाया गया जिसकी कभी डेथ ही ना हो, जो चलता रहे। ठीक है, जिसको बोला गया कंपनी, जिसको बोला गया कंपनी। जैसे इसकी कोई नेचुरल बर्थ नहीं होता है ना, तो ये क्या बनाएगा, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बनाया गया, जिसको बोला गया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जैसे ह्यूमन की जन्म होता है, उसकी क्या होती है, डेथ होती है, बिजनेस बंद हो जाता है। तो एक ऐसा पर्सन बनाया गया आर्टिफिशियल है, जो कि मतलब उसमें अगर लोग काम करेंगे वो चले जाएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो भी क्या है, ये कंपनी चलती ही रहेगी। कॉन्सेप्ट डाला इसने परपेचुअल सक्सेशन, जिसका जन्म होता है लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसकी डेथ भी कैसे होगी, वाइंडिंग अप भी कैसे होगा, लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा, लोगों के आने या जाने से नहीं होगा। इस केस में अगर ये बिजनेस इंडिविजुअल मर गया तो वो बिजनेस खत्म, बट इस केस में इंडिविजुअल वो चला गया, उसके नॉमिनी आ जाएंगे या कोई और आ जाएगा, बट वो बिजनेस क्या होगा, चलता रहेगा। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यूएंस, वो चलता ही रहेगा। अब एक हमारा सेकंड आता है कि मान लो ये एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास उसका घर है 30 लाख, उसके पास उसकी क्या है, गाड़ी भी है 5 लाख, और वो एक अच्छी खासी जॉब भी कर रहा है, सेटिस्फाइड जॉब, बहुत बढ़िया। बट एक दिन आता है कि भाई मैं जॉब क्यों करूं, मैं किसी के अंडर काम क्यों करूं, मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। होता है ना, सबके मन में आती होगी ये चीज़, तो कभी ना कभी तो मैं क्यों अपना किसी के अंडर काम करूं, मैं अपनी सीए फर्म खोलूंगा, मैं अपना कोई बिजनेस करूंगा। तो उसने ये गाड़ी बेची और यहाँ पर ये 5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिया। उसने फिर और लोन भी ले लिया, क्रेडिटर। अब बिजनेस को चलाने के लिए तो रुपए की ज़रूरत होती है, धीरे धीरे वो लोन भी लेता गया, ऐड भी करता गया। बाद में वो क्या हो गया, बिजनेस नहीं चला, बिजनेस बंद हो गया, क्रेडिटर आए रुपए मांगने के लिए। तो इस केस में उसका क्या हुआ, घर भी सेल हो गया, घर भी सेल हो गया। तो इस केस में क्या होती थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। अगर आपने पैसा नहीं दिया क्रेडिटर्स का, तो आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सब बेच दी जाएगी और आपके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट डाला गया, कंपनी बनाई गई, ऐसा कॉन्सेप्ट डाला गया जहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी होगी कि आपको एक फिक्स अमाउंट देना है, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो नहीं बेची जाएगी। क्लियर। तो इसलिए क्या बनाई गई, कंपनी बनाई गई, जहां पर एक कॉन्सेप्ट डाला गया कि आपकी जो लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड नहीं होगी, आपकी प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जाएगा, उसको बोला जाता है, इसलिए ये बनाई गई कंपनी। अब लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है, लॉ एक
सेट होता है ओब्लिगेशन और ड्यूटीज का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। कंपनी के ऊपर क्या क्या ओब्लिगेशन है, कंपनी की क्या क्या ड्यूटीज है, हमारे क्या ड्यूटीज है। हम जब जा रहे हैं हमें रेड लाइट पे रुकना होता है, अदरवाइज हमें फाइन पे करना पड़ेगा। तो एक ये सेट ऑफ ड्यूटी एंड ओब्लिगेशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है लोगों के ऊपर टू जस्टिफाई द सोसाइटी। इसको बोला जाता है लॉ। क्लियर? अब देखिए लॉ ये हो गया। अब एक जो लॉ की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, लॉ की जो एक थियोरी को तैयार करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्ट। लॉ की जो थ्योरी को तैयार किया जाता है उसको बोला जाता है एक्ट। उसके बाद उसमें हम पढ़ते हैं चैप्टर्स, और चैप्टर्स के बाद हम उसमें देखते हैं सेक्शन, सेक्शन के बाद आते हैं सब सेक्शन, सब सेक्शन के बाद आते हैं क्लॉज, फिर आते हैं हमारे सब क्लॉज। ठीक है? अब आप बोलेंगे ये क्या है, सब ऊपर से गया। धीरे धीरे समझते हैं। देखिए जब लॉ होता है हमारा ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, उसकी जो थ्योरी को तैयार किया जाता है उसको बोला जाता है एक्ट। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट होते हैं ना, सेल ऑफ गुड एक्ट, उसमें डिवाइड होता है वो चैप्टर्स में। जैसे आपका देख लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, नेचर्स, कंसीडरेशंस, उसमें काफ़ी सारे 9 चैप्टर्स हैं। उसके बाद आते हैं उसमें सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। अब ये क्या होते हैं, देखिए ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल देख। ठीक है, अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, ये 2 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2, सबसेक्शन 1, क्लॉज 2, सब क्लॉज वी, ये हमारा होता है सेक्शन और इसको हम बोलते हैं सब सेक्शन, और ये होता है क्लॉज और ये होता है सब क्लॉज। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, क्लियर हुआ? 2 सेक्शन, सब सेक्शन 1, क्लोज 2, सब क्लोज बी, ऐसे रीड किया जाएगा। अब आपके आगे आगे जो चैप्टर्स में से जरूरी नहीं चारों चीजें दे रखी हो, ऐसे भी गिवन हो सकता है, ऐसे भी गिवन हो सकता है, ऐसे भी गिवन हो सकता है। ये कुछ भी दे, इसको 2 सबसेक्शन 1, 2 सबसेक्शन 1 क्लोज 2, 2 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 सब क्लोज बी। एक और एग्जाम्पल, इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 सबसेक्शन 6 क्लोज 4 सब क्लोज सी, ऐसे पढ़ेंगे ना इसको। ठीक है, तो आपका ये ऐसे कुछ भी दिया जा सकता है, आपको ऐसे पढ़ना है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए। अब बताइए आप कैसे पढ़ेंगे, बोलिए बोलिए जरा। 11 सबसेक्शन 5 क्लॉज 3 सब क्लॉज डी। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है सेक्शन, फिर सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, यही बताया मैंने। अब हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 2 क्लॉज 2 या 2 सब सेक्शन 2। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या है, अभी तो आपने बताया कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है और अब आप कह रहे हैं कि सेक्शन के बाद क्लॉज आता है। देखिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर सेक्शन 2 के बाद, सेक्शन के बाद सब सेक्शन ना आके क्या आता है, क्लोज आता है। कब होते हैं, अब ये ध्यान से देखना है, जब ये आपका सेक्शन से रिलेटेड है, जब ये से आपका सेक्शन से रिलेटेड है उस केस में तो हम इसको बोलते हैं सब सेक्शन। जब ये सेक्शन इससे रिलेटेड नहीं है उस केस में हम बोलते हैं इसको क्लोज। नॉट रिलेटेड, जब उसको बोला जाता है क्लोज।
जब आपका जो ये सेक्शन के बाद आ रहा है ये इससे रिलेटेड है तो इसको क्या बोलेंगे, सबसेक्शन। जब रिलेटेड नहीं है तो क्या बोलेंगे, क्लोज। क्लियर? देखिए फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 2 में डेफिनेशन गिवन है बिल्डिंग। सेक्शन 2 जो आपका होता है बेटा वो होता है डेफिनेशन का, इसमें सबके डेफिनेशन गिवन होती है, ठीक है। जो सेक्शन 2 होता है वो स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, सबके डेफिनेशन के लिए होता है। इसमें डेफिनेशन गिवन है डेटर, बिल्डिंग, क्रेडिटर, ठीक है, ये डेफिनेशन गिवन है इसमें। तो अगर आपका ये देखिए बिल्डिंग कहीं ना कहीं लिंक है डेटर से, या फिर डेटर लिंक है क्रेडिटर से, रिलेटेड है ये एक दूसरे से, नहीं, बिल्डिंग का डेटर या डेटर का क्रेडिटर से कोई लिंक नहीं है, तो इस केस में हम इसको बोलते हैं टू क्लोज ए, टू क्लोज बी, टू क्लोज सी, ठीक है। और जब रिलेटेड होता है दिस विल अप्लाई इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड, होता है ना, दिस विल कंप्लाई इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। इस केस में हम बोलेंगे टू सबसेक्शन 1 ए बी सी, ठीक है। If the following conditions are comply with, ये आपका गिवन है सेक्शन 2 में, और यहाँ पर ए, बी एंड सी। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे इसको, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। क्लियर? एनी डाउट? नो? चले आगे। ये क्लियर हुआ, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज किसको बोला जाता है। अब आती है आपकी डेफिनेशन की बारी। सेक्शन 2 में सबकी डेफिनेशन गिवन होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, डेफिनेशन आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन क्या होती है, जहाँ पर नन इज लेफ्ट फॉर इमेजिनेशन, कुछ भी लेफ्ट नहीं है, मतलब ना तो उसमें तुम ऐड कर सकते ना लेस करते, जो अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन होती है। इंक्लूसिव डेफिनेशन वो होती है जहाँ पर स्कोप ऑफ इंक्लूजन होता है, जहाँ पर ऐड किया जा सकता है। पैट इंक्लूड्स डॉग, कैट एक्सेट्रा। अब इसमें तुम कैट ऐड कर सकते हो, राइट, तो जहाँ लोइन को नहीं ऐड कर सकते, पैट नहीं है वो, बट एक्सेट्रा, जहाँ पर स्कोप ऑफ इंक्लूजन अवेलेबल होता है इसमें ऐड किया जा सकता है। इंक्लूसिव डेफिनेशन, जहाँ पर नन इज लेफ्ट फॉर इमेजिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। क्लियर? अब एक और चीज़ देखते हैं, आपका सेक्शन 2 जो होता है वो बताता है डेफिनेशन के बारे में। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल एक दे लेते, समझते हैं। आपके सेक्शन 11 में एक बिल्डिंग वर्ड आ जाता है, सेक्शन 11 में एक बिल्डिंग वर्ड आ जाता है। बिल्डिंग डिफाइन नहीं क्या हुआ, बिल्डिंग वर्ड आ जाता है, और वो डिफाइन क्या हुआ है आपका सेक्शन 10 में। ठीक है, आपका जो 11 में, सेक्शन 11 में बिल्डिंग वर्ड आ गया, वो आपका डिफाइन नहीं किया गया है, किसमें, सेक्शन 11 में। अब आप किसकी डेफिनेशन कहाँ पर देखेंगे, सेक्शन 10 में जो डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 में, जो कि आपका सबकी डेफिनेशन बताता है। आप जाके देखेंगे इस डेफिनेशन को सेक्शन 2 में, ना कि सेक्शन 10 में। जब तक आपके सेक्शन 11 में ये कह ना दे कि सेक्शन 11 में आपको ये ना कह दे कि सी इन सेक्शन 10, या सेम है सेक्शन 10, ठीक है, जब तक आप ये ना इसमें सेक्शन 11 में गिवन हो कि सी इन सेक्शन 10 या सेम है सेक्शन 10, तब तक आप उसको नहीं लेंगे, चाहे उसमें डेफिनेशन दी गई है या नहीं दी गई है। आप सीधा किस में जाके देखेंगे, सेक्शन 2 में जाके देखेंगे। अगर कोई डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं दी गई है, उसके बाद आप उसको देखेंगे जर्नल क्लोज एक्ट में। किस में देखेंगे, जर्नल क्लोज एक्ट में।
क्लियर? ये आपका डेफिनेशन होता है। 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन होती है और हमें डेफिनेशन कहाँ से देखनी है। इसके बाद एक और चीज आती है आपके लॉ में, शैल और मे। जहां पर वर्ड शैल गिवन होगा उसका मतलब होगा मैंडेटरी, और मे का वर्ड मतलब होता है ऑप्शनल, हो भी सकता है और नहीं भी। अगर सेल है तो मैंडेटरी है, मानना ही पड़ेगा 100%। अगर मे है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? इनमें आए हैं। उसके बाद इंटर फाइनल में होंगे तो आपसे बहुत उम्मीदें रखी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा कंपनीज एक्ट चैप्टर ओवरव्यू कि हमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। हमें इसमें पढ़ना है फीचर्स, कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। कॉर्पोरेट विल थियरी, कॉर्पोरेट विल थियरी, कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है? पर्दा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। नेक्स्ट है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या होता है? कंपनी कैसे बनते हैं? जैसे कुछ लोग आते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, उसे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कहा जाता है, ऐसे कंपनी बनते हैं। लैटर और हम इस पर काफ़ी डीप में पढ़ने वाले हैं। शेयर कैपिटल, शेयर्स, देखिए शेयर कैपिटल और जो शेयर्स है, आपने 12th में कॉमर्स स्टूडेंट ने अकाउंट्स में इसको पढ़ा है। MOA AOA आपने बिजनेस स्टडी में थोड़ा बहुत रीड किया है, बट हम स्टार्टिंग से अब पढ़ने वाले हैं सब कुछ। ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 क्या होता है, जो कंपनीज पर लगता है सबको पता है। इससे पहले जो एक्ट था वो आपका था 1956। 1956 को अमेंड करके जो एक्ट बनाया गया उसको बोला जाता है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, जो गवर्नमेंट को लगा जो हमारे चेंजेस आते रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल, तो उसलिए लॉ को भी चेंज होना चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो इसलिए उन्होंने जो 1956 था उसको चेंज करके अमेंड करके जो एक्ट बनाया गया उसको 2013 कहा जाता है। तो आपके 1956 का बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए 1956 में आपके थे 658 सेक्शंस, जो कि अब रह गए हैं 470 सेक्शंस। 2013 में आपके हैं 470 सेक्शन, और जो आपका 1956 था उसमें थे 658 सेक्शन, जो कि कवर्ड थे 13 पार्ट एंड 15 शेड्यूल, जो कि अब कवर्ड है 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल। ठीक है, 658 सेक्शन से आपसे कितने सेक्शन रह गए हैं? 470 सेक्शंस रह गए हैं। क्लियर? तो यही आपका बता रहा है द कंपनीज एक्ट 2013 was preceded by the कंपनीज एक्ट 1956, जो कि चेंजेस जो आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द अवर इकोनॉमी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1956 को चेंज करके क्या कर दिया? 2013 एक नया एक्ट बना दिया। जैसे चेंजेस आते रहते हैं ना हमारे, जैसे कपड़े, ब्रांड, ट्रेंड सब चेंज होते रहते हैं, ऐसे ही हमारा लॉ भी अमेंड कर दिया गया। द कंपनीज एक्ट 2013 अभी आपको बताया 470 सेक्शन एंड 7 शेड्यूल एंड कवर्ड इन 29 चैप्टर। ये देखिए आपका 1 मार्क्स में ना पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको लर्न कर लेना, 1 मार्क्स में ये आपका कवर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेबल, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, किस किस पर अप्लाई होता है। कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? 2013। दिस एक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? 2013। तो अब आप बोलेंगे कि 2013 तो ठीक है, उससे पहले की कंपनियों का क्या, जो इससे पहले रजिस्टर्ड हुई है, क्या उन पर कंपनीज एक्ट 2013 नहीं लगेगा? ऐसा नहीं है, वो भी तो लॉ ने यहाँ पे दे दिया, और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ मीन्स 1956 एंड 1844, आपका जॉइंट स्टॉक एक्ट था इससे पहले जो था 1844, तो उन पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी इससे पहले रजिस्टर्ड हुई है उन पर कोई एक्ट ही नहीं लगेगा, वो भी अब इसी कंपनीज एक्ट 2013 में अप्लाई होंगी, उन पर भी कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा। क्लियर? तो चलिए देखिए, अब है ना जो जो मैं लिखवाती हूँ आप साथ साथ लिखते चलिए, इससे क्या होगा ना, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। नहीं तो आप सोच रहे होंगे यार उसका तो कॉल ही नहीं आया, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, वहाँ पे क्या लड़ाई हो रही होगी, मैंने तो देखी नहीं, आफ्टर एग्जाम में कहाँ घूमने जाऊँगी। तो ये सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे, तो साथ साथ लिखते रहिए। इससे 2 बेनिफिट होंगे कि आपको लर्न भी हो जाएगा साथ साथ, और आपका माइंड भी आपका कहीं और डाइवर्ट नहीं होगा। माइंड है, क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकता है। करेक्ट? तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट था जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 2013 में और प्रीवियस कंपनीज एक्ट में। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनी। देखिए इंश्योरेंस कंपनी का अपना खुद का एक एक्ट होता है जो कि होता है 1938, इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो इंश्योरेंस कंपनी पर कंपनीज एक्ट कहाँ तक लगेगा
इंश्योरेंस कंपनी पर कंपनीज एक्ट वहां तक लगेगा जहां पर इंश्योरेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। कुछ ऐसा प्रोविजन है, ठीक है, तो जहां पर इंश्योरेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा वहां पर कंपनीज एक्ट लगेगा। इन दोनों में मान लो घमासान युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? इंश्योरेंस एक्ट विल प्रिविल। जो इसका मेन एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, वो प्रिविल करेगा, ना कि कंपनीज एक्ट। समझ आ रहा है? कंफ्यूजिंग है? देखिए, एक जैसे बैलेंस शीट होती है, इंश्योरेंस एक्ट में अलग दी हुई है और जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है वो शेड्यूल 3 में दी हुई है कि हमें कैसे बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट इंश्योरेंस कंपनी की कैसे बनाई जाएगी? जो इंश्योरेंस एक्ट में दी गई है वैसे बनाई जाएगी, ना कि जो कंपनीज एक्ट में गिवन है। करेक्ट? तो जहां पर अगर कोई प्रोविजन, तो इंश्योरेंस एक्ट पर कंपनीज एक्ट लगेगा कब? इंश्योरेंस कंपनीज पर कंपनी एक्ट लगेगा कब? जहां पर इंश्योरेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा वहां पर क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट लगेगा। पर जहां तक इंश्योरेंस एक्ट अप्लाई होगा वहां पर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। इन दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो इंश्योरेंस एक्ट विल प्रिविल। अगर वो कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहा है तो इंश्योरेंस एक्ट की ही मानी जाएगी। इट मीन्स जहां पर इंश्योरेंस एक्ट नहीं लग रहा है किसी प्रोविजन में तो वहां पर कंपनीज एक्ट लग जाएगा। क्लियर? ऐसे ही बैंकिंग कंपनी का भी अपना एक एक्ट होता है 1949। तो जहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा जिस प्रोविजन पर, वहां पर कंपनीज एक्ट लगेगा। अदरवाइज बैंकिंग कंपनीज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन 1949 ही अप्लाई होगा। आई होप क्लियर? एनी डाउट? चले? यस मैम, सब क्लियर। देखिए, अब आज इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आई नो। कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनीज है उन पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लगता है। तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं लगेगा वहां पर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा। ठीक है? तो चलिए इसके दो नेक्स्ट पॉइंट्स और आपको ऐड करने हैं। Any other company governed by any special act for the time being in force। देखिए, जो और भी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कर लिया, कोई अदर कंपनीज भी जिन पर कोई स्पेशल एक्ट लगता है इस टाइम पर, वो भी उन पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। कोई और कंपनीज भी हो सकती है। एनी सच कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट। एनी सच कॉर्पोरेट कौन सा हो सकता है? एग्जाम्पल LIC, उस पर लगता है LIC एक्ट। क्या कह रहा है? सच अदर कॉर्पोरेट मीन्स LIC विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, LIC एक्ट फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, जो अभी चल रहा है। ठीक है? आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा। अभी आपसे कोई उम्मीद नहीं की जाएगी कि आपको कुछ आता भी है। ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट जो अपने स्पेशल एक्ट जिस पर लगता है उस पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनीज एक्ट अप्लाई कर सकती है। ठीक है? अभी LIC पर कोई कंपनी एक्ट नहीं लगता एग्जाम्पल, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया, उस पर LIC एक्ट ना लग के क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट लगेगा, तो उस पर कंपनीज एक्ट ही लगेगा। क्लियर? तो कोई ऐसा सच अदर कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, LIC एक्ट फॉर टाइम बिंग इन फोर्स। अभी LIC कंपनीज पर LIC एक्ट लग रहा है एंड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे सकती है, भाई तुम पर LIC एक्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा तुम पर? कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। क्लियर? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। कहाँ का कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है समझ आ गया आपका। ये पूछा जा सकता है आपका 3, 4, 5 मार्क्स में, तो कर सकते हैं। देखिए कंपनी, अब नेक्स्ट आता है कंपनी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है? देखिए कंपनी का मीनिंग दिया है प्रोफेसर हनरे ने, जो कि CC है। गलत नहीं समझना है, CC मीन्स कॉपीकैट, जो कि उन्होंने फीचर्स को सारे कॉपीकैट करके मीनिंग बना दिया है, कुछ अलग नहीं गिवन है। ठीक है? देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये नोट्स है बहुत ही सुंदर प्यारे आपके लिए बनाए गए हैं, ये ऑलरेडी कंसाइज है। आपको ना तो इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ना इससे कम करना है। ये ऑलरेडी मैंने कंसाइज आपके सब पढ़ के बनाया है अच्छे से, सुंदर सुंदर। तो जितना इनमें है आपको उतना ही करना है, एक्स्ट्रा या कम करने की आपको कोई नीड नहीं है। ओके? तो देखिए जो प्रोफेसर हेनरी है, इन्होंने जो दी है डेफिनेशन वो कॉपीकैट है।
ठीक है, सीसी है, जो उनके फीचर्स थे उन्होंने वही डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले फीचर्स करेंगे, डेफिनेशन ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगी, फिर हम वापस डेफिनेशन पे आ जाएंगे। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन वो है ये, आपकी कोई भी डेफिनेशन मिलेगी वो मिलेगी सेक्शन 2 में, क्लॉज चेंज हो जाएगा बट वो होगी सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 क्लॉज 20 जो कि कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन गिवन है जो आपको करनी है। ठीक है, डिफाइन द टर्म कंपनी। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी क्या होती है? जो रजिस्टर्ड हुई है, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है कंपनी का, या तो इस एक्ट में या प्रीवियस एक्ट में। इस एक्ट मीन्स बोलना है 2013, प्रीवियस एक्ट मीन्स बोलना है 1956 और 1844। क्लियर? नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहला आपका आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है? कंपनी अलग और मेंबर अलग, इनके बीच में क्या होता है? पर्दा। ठीक है, पर्दा है पर्दा। तो कंपनी अलग होती है और मेंबर अलग होते हैं, तो ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, कि कंपनी अलग और मेंबर अलग। कंपनी अपने नाम से, देखिए कोई भी लोन बाय कर सकती है, लोन ले सकती है, लोन दे सकती है, प्रॉपर्टी बाय कर सकती है, किसी पर केस कर सकती है, कोई कंपनी पर केस कर सकता है। जब कंपनी एक रजिस्टर्ड हो जाती है ना, तो उसकी आइडेंटिटी अलग होती है उसके मेंबर से। ठीक है, जो कंपनी का जैसे सबसे पहले एमओए बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि आप पढ़ने वाले हैं लेटर ऑन, तो उसमें सब्सक्राइबर का नाम लिखा जाता है जो उसको साइन करता है। प्राइवेट में 2 मैंडेटरी होते हैं, पब्लिक में 7 मैंडेटरी होते हैं और ओपीसी में 1 होता है। तो उसमें उसका नाम लिखा जाता है और वो साइन करते हैं, तो वो अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। मतलब कंपनी के मेंबर्स जो काम करेंगे वो उनकी लायबिलिटी होगी, कंपनी जो काम करेगी वो उसकी लायबिलिटी होगी। कंपनी की लायबिलिटी मेंबर की नहीं बन जाएगी। ठीक है, कंपनी अपने नाम से कोई लायबिलिटी क्रिएट कर सकती है, प्रॉपर्टी ले सकती है, लोन ले सकती है, केस कर सकती है, कंपनी पर कोई केस कर सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इसकी क्या होते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। इनके बीच में क्या होता है? पर्दा होता है। किस किस के बीच में? कंपनी के बीच में और कंपनी के मेंबर्स के बीच में। ठीक है, ये हटाना। व्हेन ए कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोथेड विद ए लीगल पर्सनालिटी। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसकी एक अलग लीगल पर्सनालिटी बन जाती है। लीगल बनती है तभी तो कोई केस कर सकता है उसके ऊपर। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। उसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो सेपरेट होता है उसके मेंबर से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपनी एक ABC लिमिटेड है, ठीक है, जिसमें 3 मेंबर है ABC, तो कंपनी ने एक बिल्डिंग बाय की, वो किसके नाम पे बाय कर ली? A के नाम पे बाय कर ली, तो ये क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर ही बाय होगी। अगर वो मेंबर के नाम पे होगी तो वो मेंबर की मानी जाएगी। कंपनी की प्रॉपर्टी मेंबर के नाम पे बाय नहीं की जा सकती है। ए कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, have bank account, raise loan, incur liability and enter into contract। competent होती है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। even member can contract with company, acquire against it, incur liability to it। मेंबर भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कोई भी मेंबर कंपनी को लोन दे सकता है, मेंबर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। A member does not even have insurable interest in the property of the company। अभी देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसका बहुत ही केस स्टडी है एक इम्पॉर्टेंट। द लीडिंग केस ऑन दिस पॉइंट इज ऑफ मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। एक ये केस स्टडी हुआ था। देखिए आपको कुछ 10 से 12 केस स्टडीज़ हैं जो कि लर्न करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं जो कि पूछी जाती ही हैं हमेशा। उनके अगर नाम आपको याद होंगे तो वेल एंड गुड है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको लर्न करनी ही नहीं है। कुछ कंपनीज एक्ट में 10 to 12 केस स्टडीज़ है जो कि आपको लर्न करनी है। और इसके अलावा देखिए सेक्शन आपको कब लिखने हैं? सेक्शन आपको सिर्फ तब लिखने हैं जब आपको 100% श्योरिटी है कि आपका वो सेक्शन करेक्ट है। अगर आपको कहीं ना कहीं डाउट है तो आप मत लिखिए। अगर आपका सेक्शन गलत है, नीचे का मैटर सही है, तो भी वो गलत ही माना जाएगा। आपने सेक्शन नहीं लिखा तो कोई अलग से नंबर नहीं कटेगा उसका। करेक्ट? तो एक केस स्टडी था मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक मैक्यूरा था टिम्बर कंपनी का जो कि क्रेडिटर था।
करेक्ट। तो उसने उसके पास सारे शेयर से एक्सेप्ट 1, तो टिम्बर कंपनी का इंश्योरेंस लिया उसने अपने नाम पर इंश्योरेंस ले लिया, ना कि कंपनी के नाम पर। अभी आपने पढ़ा कि दोनों क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो जो इंश्योरेंस होना चाहिए वो किसके नाम पर होना चाहिए, कंपनी के नाम पर होना चाहिए। अगर वो उसका इंश्योरेंस अपने नाम पर लिया है टिम्बर कंपनी का, बट वो तो अपना ही माना जाएगा, ना कि टिम्बर कंपनी का। लेटर ऑन टिम्बर कंपनी में आग लग गई जिसकी वजह से सब वेस्ट हो गया। तो उसके बाद उसने कंपनसेशन क्लेम किया टिम्बर कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने क्या कहा, भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अलग हैं और आपकी कंपनी अलग है। इन द आइज ऑफ लॉ बोथ हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, करेक्ट। तो फिर इसके बाद उसको कुछ भी क्लेम नहीं मिला। तो उस टिम्बर देखे कि अगर ये सेपरेट लीगल एंटिटी का एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी है। मैक्यूरा वाज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल एक्सेप्ट 1 शेयर ऑफ ए टिम्बर कंपनी। उसके पास सारे शेयर से एक को छोड़कर ही वाज आल्सो ए मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। उसने अपने नाम पर ले लिया। फिर उस लेटर ऑन टिम्बर कंपनी में आग लग गई। एम क्लेम्ड इंश्योरेंस कंपनसेशन held the insurance company was not liable to him as no shareholder has any right of any item of the property owned by the company। कंपनी के कोई भी प्रॉपर्टी पर मेंबर का कोई भी राइट नहीं है, for he has no legal or equitable interest in them। Hence in this case, since the timber was insured in the company's name, M could not claim the compensation from the insurance company। Timber was not insured company's name, so कुछ भी क्लेम नहीं मिला। तो अब यहाँ पे देखिए, ए मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल मतलब इंश्योरेंस वाला इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी की। चलो प्रॉपर्टी तो कंपनी की है, इंश्योरेंस हम अपने नाम पे ले लें, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? एनी डाउट? आगे चले? यस मैम, ओके। नेक्स्ट है प्रीपेक्चुअल सक्सेशन। प्रीपेक्चुअल का क्या मतलब होता है बच्चे? प्रीपेक्चुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस। क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस, जो लगातार। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रीपेक्चुअल सक्सेशन कंपनी लगातार चलती ही रहती है। देखिए उसके जो मेंबर्स है, अगर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो चले जाते हैं, उसके बाद भी कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। उसका एक जो कंपनी बनती कैसे है? लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के प्रोसीजर से। तो वो खत्म भी कैसे होगी? लॉ के प्रोसीजर से। उसका वाइंडिंग अप भी कैसे होगा? लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा। मेंबर्स आते हैं जाते हैं, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? देखिए एक कंपनी में 7 मेंबर है, उनकी डेथ हो गई, तो उनके साथ जो नॉमिनी है वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक यहाँ पे केस स्टडी भी था कि एक कंपनी की मीटिंग हो रही थी, सारे के सारे शेयर होल्डर, बॉम्ब गिरा एक, वो खत्म हो गई। मतलब इवन बॉम्ब कैन नॉट डिस्ट्रॉय द कंपनीज एंटिटी। ठीक है, तो वो चीज़ है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता रहता है, मेंबर आते रहते हैं जाते रहते हैं, बट उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक उसका वाइंडिंग अप ना हो जाए लॉ के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। मेंबर में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट्स वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। द शेयर ऑफ द कंपनी मे चेंज हैंड्स इन्फिनिटली बट डज नॉट इफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। डेथ हो गई तो जो शेयर्स का जो पहले ए के हाथ में थे वो बी के हाथ में आ जाएंगे, बट उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंस ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ अलोन कैन ब्रिंग एंड ऑफ इट्स लाइफ, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट इफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। उसका डेथ और इंसॉल्वेंसी के मेंबर से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कैसे होगा? वाइंडिंग अप प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही कंपनी को बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी में देखिए, एक कंपनी होती है लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर, एक कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी, एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड लायबिलिटी कौन सी होती है? देखिए वो देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कौन सी होती है। जो जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी की शेयर्स है 10,000, फेस वैल्यू है उनका 10 रुपीज़ और कंपनी का पेड अप है 8। ठीक है, तो जो 2 अनपेड अमाउंट है ना, शेयर होल्डर को सिर्फ वही अमाउंट पे करना है। 10 - 8 2। अनपेड जो अमाउंट है वो शेयर होल्डर को पे करना होता है लिमिटेड लायबिलिटी में।
ठीक है, समझ आ रहा है? एनी डाउट? जो अनपेड, जैसे जो मेंबर है उनको 10 पे करना है, कंपनी ने 8 पहले मंगा चुकी है, तो कितना बचा? 2 रुपये बचा, तो कितना पे करना है? 2 रुपीज़ पे करना है। ऐसे लिमिटेड गारंटी जो होती है, देखिए उसमें ये अमाउंट तो पे करना ही होता है, प्लस ये अमाउंट तो पे करना ही होता है, प्लस में क्या और पे करना होता है? उन्होंने गारंटी दी होती है। जब कंपनी बनती है ना, तो मेंबर्स गारंटी देते हैं कि कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे वो इतना अमाउंट पे करेंगे। जब कंपनी की एसेट सफिशिएंट नहीं होगी वो अमाउंट पे करने के लिए, कंपनी के डेट लायबिलिटी को पे करने के लिए, ओनली उस केस में। ये कंपनी कभी भी मंगा सकते हैं, जब कंपनी चल रही है तब भी, या एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप भी। बट वो अमाउंट सिर्फ कब मंगवाई जा सकती है? जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है और कंपनी की एसेट सफिशिएंट नहीं है कंपनी की लायबिलिटी को पे करने के लिए। ओनली उस केस में हम कंपनी की जो गारंटी दी है मेंबर से वो मंगवा सकते हैं। तो इसमें जो अमाउंट स्पेसिफाइड होता है, प्री डिसाइडेड होता है, वो अमाउंट भी देना पड़ता है इसके साथ साथ। अनलिमिटेड लायबिलिटी में तो कोई भी अमाउंट, लायबिलिटी कितनी भी हो सकती है, उनकी एसेट जो प्रॉपर्टी है उसको भी बेचा जा सकता है कंपनी की लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। देखिए, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ कंपनी विच ही इज ए मेंबर। वो कौन सी कंपनी है? लिमिटेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी लिमिटेड गारंटी है, या अनलिमिटेड है? Thus, in case of a limited liability company, the debt of company in totality don't become debt of the shareholder. जो कंपनी की डेट है वो शेयर होल्डर की डेट नहीं बन जाएगी। उनको तो सिर्फ वो अमाउंट पे करना है जो अनपेड है, अनकॉल्ड अप है, बस। एक उनका जो फेस वैल्यू होता है ना, वो पे करना होता है। अगर कंपनी ने जितना मंगवा लिया है वो, और जो रिमेनिंग रह गया है वो। In no case can the shareholder, the liability of member of the company is limited to the extent of nominal value of the share held by them. Nominal value, face value 10 rupees. In no case can the shareholder be asked to pay anything more than the unpaid value of the share, 2 rupees. In case of a company limited by guarantee, the member are liable only to extent of the amount guaranteed by them, that too only when the company goes into liquidation. गारंटी में सिर्फ जो गारंटी उन्होंने दी है वो अमाउंट जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है और कंपनी की एसेट सफिशिएंट नहीं होती है। However, if an unlimited company, the liability of its member is unlimited as well. कोई भी लिमिट नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखिए ये क्या होता है? कंपनी एक लीगल पर्सन है, बट कौन सा? आर्टिफिशियल। एक नेचुरल पर्सन तो नहीं है ना, उसका बर्थ तो लॉ के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हुआ है, जैसे नेचुरल ह्यूमन का होता है वैसे तो नहीं हुआ है। तो कंपनी एक लीगल पर्सन है, अपने नाम पे लायबिलिटी ले सकती है, लोन दे सकती है, बट है क्या? नेचुरल है? नहीं, आर्टिफिशियल है। तो ये सब काम करने के लिए कंपनी को किसकी जरूरत होती है? नेचुरल पर्सन की, ह्यूमन एजेंसी की जरूरत होती है, जो कि होते हैं डायरेक्टर। ठीक है, तो जो उनको बोला जाता है कि जो डायरेक्टर होते हैं वो एजेंट होते हैं कंपनी के, ना कि मेंबर्स के। क्लियर? तो यही एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है कि कंपनी का एक नेचुरल पर्सन के जैसे बर्थ नहीं हुआ है, तो उसको काम कराने के लिए एक ह्यूमन एजेंसी की जरूरत होती है, जिसको डायरेक्टर बोला जाता है। और ये डायरेक्टर जो होते हैं वो एजेंट होते हैं कंपनी के, ना कि मेंबर्स के। A company is an artificial person as it created by a process other than natural birth. It is legal or judicial as it is created by law. Law के according create हुई है तो वो legal person है, artificial. As the company is an artificial person, it can act only through some human agency, that is director. The directors cannot control affair of the company and act its agency, but they are not the agent of the member of the company. ठीक है? The director can either on their own through the common seal of the company can authenticate its formal act. अभी हम common seal पढ़ने वाले हैं। Thus a company is called an artificial legal person. इनमें कोई भी पॉइंट 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो ये आपको सारे करने हैं और काफ़ी इजी हैं। नेक्स्ट इज कॉमन सील। देखिए कॉमन सील क्या होती है ना, कंपनी खुद साइन नहीं कर सकती है, तो कंपनी की पहले ये मैंडेटरी होता था, आफ्टर 2015 इसको ऑप्शनल कर दिया गया है, ये मैंडेटरी नहीं है।
तो कंपनी की मोहर लगानी होती थी, वो मोहर होती है तो जिसपे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे, सब डॉक्यूमेंट्स पे वो मोहर लगाते थे, तो माना जाता था कि कंपनी ने साइन कर दिया है। एवरी डॉक्यूमेंट्स पे ठक 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 ठक, तो वो माना जाता था कि कंपनी ने साइन कर दिया है, कंपनी की मोहर लग गई है। बट ये 2015 से पहले होता था, उसके बाद से ये मैंडेटरी नहीं है, हटा दिया, ऑप्शनल कर दिया। कंपनी चाहे तो रख सकती है, नहीं तो नहीं। इसके अलावा अब क्या कर दिया है कि उसको डायरेक्टर साइन करेगा, ओपीसी में 1 डायरेक्टर, अदर देन ओपीसी 2 डायरेक्टर, प्लस कंपनी सेक्रेटरी अगर मैंडेटरी है कंपनी सेक्रेटरी का उस कंपनी में होना। तो अब ये कर दिया है। देखिए, ए कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट वेस्ट ऑफ, अलग अलग है, विद द बॉडी ऑफ ए नेचुरल बीइंग, देयरफॉर इट वर्क्स थ्रू द एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, राइट, एजेंसी के थ्रू काम करती है। कॉमन सील ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं कंपनी के, विच इज अफिक्स्ड बाय द ऑफिशियल एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑन एवरी डॉक्यूमेंट। जो कौन लगाते हैं? कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं, जो उनके द्वारा कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स पर लगाई जाती है। The common seal is a seal used by corporation as the symbol of its incorporation. The Companies Act 2015 has made the common seal optional by omitting the word and a common seal alternate mode of authorization for companies who not to opt have a common seal. देखिए, ये अमेंडमेंट आई 2015 में, उन्होंने एक ऑप्शनल कर दिया, या तो क्या हो, कॉमन सील हो, या फिर this amendment provides that the document which need to be authenticated by a common seal will be required to be so done only if the company opt to have common seal. In case company does not have common seal, the authorization shall be made by 2 director or by director and the company secretary wherever the company has appointed company secretary. कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, कंपनी है, एक है हमारा ओपीसी, एक है अदर देन ओपीसी। ओपीसी, ओपीसी में बाय 1 डायरेक्टर, राइटिंग पे मत जाना बच्चों। नेक्स्ट है अदर देन ओपीसी 2 डायरेक्टर प्लस सीएस, अगर सीएस क्या है, मैंडेटरी है तो, ठीक है। अगर जिसमें सीएस मैंडेटरी नहीं है वहां पर सिर्फ 2 डायरेक्टर, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कॉर्पोरेट विल। ये आपके फीचर्स ख़त्म हो गए हैं, जो हमारा हमने जो छोटू सा चैप्टर ओवरव्यू किया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फीचर्स था जो कि आपके ख़त्म हो चुके हैं और काफ़ी इजी है और 3-4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्लियर। अब सेकंड हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट विल थियोरी, पर्दे में रहने दो, याद आया? तो ये विल है। विल का मतलब होता है पर्दा, जो कि एक मेंबर और कंपनी के बीच में क्या होता है, पर्दा होता है, दोनों अलग अलग एंटिटीज होती हैं। कॉर्पोरेट विल, कॉर्पोरेट विल refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the member of the company. कंपनी अलग, मेंबर अलग। If the company incur any debt or contravenes any law, कंपनी कोई डेट इंकर करती है या कोई लॉ को ब्रेक करती है, the corporate will concept implies that member should not be liable for those error. कंपनी ने किया है तो मेंबर लाइबल नहीं होंगे उस एरर के लिए। इन अदर वर्ड्स, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और इसका जो केस स्टडी है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो ये मस्ट है, ये करना जरूर है कि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन अदर वर्ड दे इंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन, इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। मतलब कंपनी कुछ करे उनको जेल में डाले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो इन प्रोटेक्शन मिलती है मेंबर्स को। दस द शेयर होल्डर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द कंपनी। करेक्ट। अब एक केस स्टडी हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका तो नाम भी याद करना है, केस स्टडी भी याद करनी है, और एक कॉर्पोरेट विल का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। देखिए, एक था सैलोमन, उसका एक इंडिविजुअल शू बिजनेस था, तो उसने एक क्या बनाया, इस बिजनेस की जगह एक कंपनी बनाई, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, पब्लिक कंपनी।
ठीक है। तो इसने सैलोमन था जिसका शू बिजनेस था, इसने कंपनी बनाई सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसने ये बिजनेस इसको क्या कर दिया, बेचा, सेल कर दिया। ठीक है। तो इसमें उसने टोटल, इसमें कितने शेयर होल्डर होना जरूरी है, 7। पब्लिक कंपनी में हम बढ़ने वाले हैं, तो ये खुद हो गया, उसकी वाइफ हो गई, ठीक है, और उसके 4 बच्चे, लड़के हो गए, बॉयज, और 1 गर्ल, उसकी डॉटर। एक खुद, उसकी वाइफ, 4 सन्स एंड 1 डॉटर, 7 हो गए टोटल। सैलोमन का एक बिजनेस है शू का, उसने उसको बेचा किसको, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को। खुद एक कंपनी बनाई, उसको बेच दिया, और जिसके बदले में देखिए, इन दिस केस वन सैलोमन इनकॉर्पोरेटेड ए कंपनी सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड with 7 subscriber consisting of himself, his wife, 4 son and 1 daughter. This company took over personal business asset of Salomon 4.38782. सैलोमन ने जो अपना बिजनेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को बेचा, फ्री में तो नहीं बेचेगा ना अपना बिजनेस, कितने में बेचा, 38782 पाउंड में बेचा। या तो अमाउंट करेक्ट लिखना या लिखना ही मत, स्पेसिफाइड अमाउंट लिख देना। एंड इन टर्न सैलोमन टुक 20,000 शेयर ऑफ 1 ईच, डिवेंचर 10,000 ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस इन कैश। 38782 में बेचा, 20,000 के शेयर्स लिए, 10,000 के डिवेंचर ऑफ द कंपनी विच चार्ज ऑन द एसेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना है क्या कहना चाह रहा है, विद चार्ज ऑन कंपनीज एसेट। ये क्या होता है, देखिए, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है ना, वाइंडिंग अप, कंपनी बंद की जाती है, तो पहले पैसा किसको मिलेगा, एक कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, क्रेडिटर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, तो पहले पैसा किसको मिलेगा, पहले सबसे पहले मिलता है बच्चे क्रेडिटर्स को। पैन इज, ठीक है, इसके बाद मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसके बाद मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। जो मैं बोल रही हूँ वो सुनिए ध्यान से। वाइंडिंग अप होती है तो सबसे पहले पैसा मिलता है क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नेक्स्ट, एंड इक्विटी शेयर होल्डर नेक्स्ट। क्रेडिटर में भी 2 टाइप के क्रेडिटर होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। ठीक है, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। अब अनसिक्योर्ड कौन होते हैं, जो चार्ज क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने आपको लोन दिया, तो बैंक ऐसे ही थोड़ी लोन दे देती है, वो कुछ गिरवी रखवाती है आपसे, आपकी बिल्डिंग के ऊपर लोन दिया, तो बैंक ने आपकी बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया। अगर सबसे पहले अगर आपने पैसा नहीं दिया तो बैंक की बिल्डिंग हो गई है, तो वो चार्ज क्रिएट कर दिया, तो वो होता है सिक्योर्ड है। बैंक ने आपको 10 लाख रुपए दिए हैं और 50 लाख की बिल्डिंग है बैंक के पास, नहीं भी दोगे तो बिल्डिंग बैंक बेच देगा, तो बैंक को टेंशन नहीं है, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है। ठीक है, तो ऐसे ही क्रेडिटर सिक्योर्ड, तो जो सैलोमन था उसने डिवेंचर लिए और सिक्योर्ड चार्ज क्रिएट कर दिया कि वो क्या बन गया, सिक्योर्ड। अगर कंपनी इनकेस कभी फ्यूचर में बंद होती है तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, सैलोमन को मिलेगा, ना कि अदर को। फिर आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो 10,000 का उसने क्या कर दिया, कंपनी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया, चार्ज मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गया वो यहाँ पर। हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 sons took up 1 share each. Subsequently, the company went into liquidation due to general trade depression. मतलब नहीं काम धंधा चल रहा था तो लिक्विडेशन में चली गई, बंद हो गई। The unsecured creditor was not different from Salomon and the cloak of the company was mere a sham and fraud. Unsecured creditor ने क्या बोला, देखिए, इसके बाद कंपनी लिक्विडेशन में गई, कंपनी की प्रॉपर्टीज बिकी जो कि 7,000 में बिकी, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो सारे के सारे रुपए किसने ले लिए, सैलोमन ने ले लिए, क्योंकि वो क्या था, सिक्योर्ड क्रेडिटर था। 10,000 उसके थे, तो पहले किसको पैसा मिलेगा, 7,000 सारे के सारे किसको मिल गए, सैलोमन को मिल गए, क्योंकि उसके 10,000 पाउंड थे ड्यू। तो इसके बाद जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोला कि भाई ये तो गलत है, उसी की कंपनी थी, ये तो कोई अलग से क्रेडिटर नहीं था, क्लोक ऑफ द कंपनी वाज मेयर ए शैम एंड फ्रॉड किया गया है। फिर कोर्ट ने क्या बोला,
इट वॉज हेल्ड बाय लॉर्ड मैकनोदन. कोर्ट ने बोला द कंपनी इज एट लो ए डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम. MOA में पहले नाम दिए जाते हैं सब्सक्राइबर जिनको बोला जाता है, जो साइन करते हैं, पब्लिक में 7 और प्राइवेट में 2. ये बोल रहा है कि कंपनी एक अलग है किससे, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम से, मेंबर्स शेयर होल्डर कर लीजिए. एंड दो इट मे बी दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द बिजनेस इज precisely the same as it was before and the same person are manager and the same hand receive the profit. वो कह रहे कि मान लो चाहे जो पहले सेम पर्सन थे वो अभी सेम पर्सन है, मतलब इंडिविजुअल उसका बिजनेस था, चाहे सेम पर्सन, चाहे प्रॉफिट भी सेम पर्सन के हाथ में जा रहा है, चाहे वो बिजनेस भी सेम कर रहा है, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता. The company is not in law the agent of the subscriber or trustee for them, nor the subscriber as member liable in any shape or form except to the extent in the manner provided by the act. अगर एक्ट में कुछ अलग से दे दिया गया बात अलग है, अदरवाइज ना तो कंपनी क्या है, मेंबर की एजेंट नहीं है और मेंबर की भी कोई लायबिलिटी नहीं है कंपनी की. Thus this case clearly establishes that company has its own existence and as a result a shareholder can't be held liable for the act of the company even though he hold virtually the entire share capital. चाहे वो उसने सारा शेयर कैपिटल होल्ड कर रखा, उससे कोई मतलब नहीं है. चाहे वो वन मैन कंपनी हो, वन मैन कंपनी में सारे के सारे उसके पास हो, मैटर ही नहीं करता है. कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग. Thus whole of law of corporation is in fact based of the theory of separate corporate entity. ये आपका सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी जो अलग अलग होता है पूरा उसी के ऊपर बेस है, ठीक है. तो जो कि है कॉर्पोरेट विल, दोनों के बीच में एक पर्दा होता है, कंपनी अलग और मेंबर्स अलग, शेयर होल्डर्स अलग. ये वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कंपनी लिमिटेड. ये आपको नाम भी याद होना चाहिए. फिगर्स याद नहीं होती है तो फिगर्स मत लिखिए, स्पेसिफाइड अमाउंट कर दीजिए और ये आपको पूरा एज इट इज कंसाइज है, ये आपको लिख के आना है केस स्टडी. डन? एनी डाउट? चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका. नाउ द क्वेश्चन मे अराइज वेदर द विल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कैन इवन बी लिफ्टेड और प्रेस्ड. जो अभी हम बात कर रहे थे कंपनी और उसके शेयर होल्डर में जो पर्दा है, क्या वो हटाया जा सकता है? क्या बोलेंगे हम? ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो. क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए अगर कोई फ्रॉड होगा तो वहाँ पे क्या करेंगी गवर्नमेंट, भाई तुम अलग नहीं हो, तुम एक ही हो. होते हैं ना लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, तो उस केस में कोर्ट क्या बोलता है कि तुम एक ही हो, तुम अलग नहीं हो. इट मीन्स डिसरिगार्डिंग द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी एंड कंसिडरिंग द एक्ट ऑफ कंपनी एज एक्ट ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी. जो कंपनी का एक्ट है वो मेंबर का एक्ट मान लिया जाएगा, दोनों को एक ही मान लिया जाएगा. कुछ केस स्टडी है, सारी इंपॉर्टेंट है, सबके नाम याद करने हैं. मैम आपने तो 10-12 बोला था, हाँ भाई 10-12 ही कराऊंगी, डोंट वरी. तो सारी की सारी जो ये अब आने वाले इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं पक्का आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है, जहाँ पर दोनों एंटिटीज़ को क्या मान लिया जाएगा, एक मान लिया जाएगा. जो पर्दा लगा हुआ था उसको हटा दिया जाएगा. सबसे फर्स्ट है टू डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ द कंपनी टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड. करेक्टर ऑफ द कंपनी एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम में मत लिख के आना इसको, सिर्फ एग्जाम्पल है समझाने के लिए. टू डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ द कंपनी, ये कैसे, देखिए कैसे बताएंगे हम इसको. मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिया है और यहाँ हम लेंगे पाकिस्तान है. तो ये दो कंपनी हैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. दोनों के दोनों कहाँ है, इंडिया में है. बट ए लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं और बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इसके शेयर होल्डर हैं वो कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, और ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं. ठीक है, तो ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड, जो कि दोनों इंडिया में है, दोनों इंडिया में रजिस्टर्ड है. बट जो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है वो कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, सॉरी इंडिया के हैं. और जो बी लिमिटेड के हैं वो कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं. क्लियर. तो इसके बाद
ए को बी को पैसे देने हैं, कुछ रुपए देने हैं, ठीक है, और इस बीच में हो गया इंडिया पाकिस्तान में वॉर। एग्जाम्पल है, ऐसा ना हो, जस्ट समझाने के लिए है, ठीक है। तो बीच में हो गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर। तब अब ए लिमिटेड ने बोला भाई मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, अगर मैं अब आपके पैसे दूंगा तो वो इनडायरेक्टली किसको जाएंगे, बोनस डिविडेंड के रूप में आपके शेयर होल्डर को, और जो कि है कहाँ के, पाकिस्तान के, तो इनडायरेक्टली हम तो पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, वो हमारी एनिमी कंट्री है, अब हम उसकी हेल्प क्यों करेंगे। तब बोला बी ने भाई रुक रुक ठहर जा, ए बी अलग है और उसके शेयर होल्डर अलग है। आपने पढ़ा नहीं क्या, लो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, या कॉर्पोरेट विल नहीं पढ़ी, कि जिसमें ये बताते हैं कि दोनों एंटिटी के बीच में पर्दा है, बोथ हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला तब कि ऐसा कुछ होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता है, जिसका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता है। तो वो दुश्मन और फ्रेंड कैसे माना जाएगा, जो उस कंपनी में काम करते हैं वो उन पर डिपेंड करेगा वो कि कंपनी के एनिमी कंट्री से है या फ्रेंड कंट्री से है। तो अगर वो एनिमी कंट्री से है तो इनडायरेक्टली हम अपने एनिमी को हेल्प कर रहे हैं, जो कि हम नहीं करेंगे। तो ये आपके बीच में जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉर्पोरेट विल थियरी है वो हटा दी जाएगी, लिफ्टेड कर दी जाएगी, तो वो आप मान लिए जाएंगे दोनों एक ही है। एग्जाम्पल क्लियर हुआ। तो ये अब पढ़ते हैं हम इसको। इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद द एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडोप्टेड, द लीडिंग केस इन दिस पॉइंट इज, ये नाम है आपका डायमल कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी प्रिजियोपार्डी, द कोर्ट में नॉट विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल। अगर पब्लिक इंटरेस्ट हार्म नहीं हो रहा तो कॉर्पोरेट विल को नहीं तोड़ा जाएगा, लिफ्ट नहीं किया जाएगा। बट इट मे रेंड द विल फॉर ascertaining whether a company is enemy company. It is true that unlike a natural person, a company does not have mind or conscience. Therefore, it can't be a friend or foe. उसका कोई फ्रेंड या दुश्मन नहीं हो सकता, ना ही वो हो सकती है। It may, however, be characterized as an enemy company if its affairs are under control of people of an enemy country. कैसे माना जाएगा, अगर उनके जो कंपनी के अफेयर है वो किसके अंडर है, एनिमी कंट्री के कंट्रोल में है। For this purpose, the court may examine the character of the person who are really at the helm of affair of the company. तो इस केस में कंपनी क्या कर लेगी, कोर्ट लिफ्ट कर देगी जो कॉर्पोरेट विल थ्योरी है उसको। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए था, बस कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि कंपनी का करेक्टराइज कैसे किया जाएगा। जिनके पास सपोर्ट है कंपनी का, जो कंपनी को संभाल रहे हैं, अगर वो एनिमी कंट्री से है तो वो मान लिया जाएगा कि वो कंपनी हमारी एनिमी है और हम उनकी कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट रिवेन्यू टैक्स। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम सब कुछ। टू प्रोटेक्ट रिवेन्यू टैक्स, देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। मान लो ए है, इसने बहुत सारी इसकी डिविडेंड इनकम, बोनस, इंटरेस्ट इनकम आती है, तो बहुत सारी इनकम आती है इसकी अदर कंपनीज से। तो अब इनको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स, क्योंकि ये पे नहीं करना चाहते। इतनी इनकम आती है भाई, उनको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। अब वो चाहते नहीं हम टैक्स पे करें, तो इन्होंने क्या किया, इन भाई साहब जी ने अपनी 4 कंपनी बनाई, C1, C2, C3, C4, ठीक है। तो उन 4 को अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी, जिसके बदले में क्या ले लिया, शेयर्स ले लिए। अब जो मान लो ये C1 है, C1 की जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन इनकम, एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़, इसने ये दे दिया किसको, ये है हमारे ए भाई साहब जी, इन्होंने ये दे दिया एज अ लोन। लोन किसको दे दिया, लोन किसको दे दिया, ये लोन में दे दिया 1 लाख रुपए का, सी ने ए को दे दिया। ए ने 4 कंपनीज बनाई, उनको अपनी जो अमाउंट, इंटरेस्ट, बोनस सब आता है ट्रांसफ़र किया, उसके बदले शेयर ले लिया। अब जो C1 के पास जो कैपिट इनकम आती है, C1 के पास वो इनकम वो उसने ए को देना शुरू कर दिया एज अ लोन, और यहाँ पे डाल दिया बैड डेट।
कि वो तो अब आएंगे ही नहीं, कि वो पैसा डूब गया, अब आएंगे ही नहीं। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, नील हो गया कि जो इनकम आई वो डूब गई, एज अ लोन दे दिया। अब लोन पर तो कोई लायबिलिटी होगी, टैक्स होगा ही नहीं। अब यहाँ पे इसको इन भाई साहब जी को टैक्स भी नहीं पे करना पड़ रहा है। लोन पर तो क्या हुआ, टैक्स होगा ही नहीं, तो टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे ऐसे C2 से C3 से C4 से चारों से लोन आने लगे, ये बैड डेट्स डालने लगे और ये अपना लोन दिखाने लगे, टैक्स तो कोई पे ही नहीं करना है। तो इस पर कोर्ट ने क्या बोला, टू प्रोटेक्ट रिवेन्यू टैक्स इन सर्टेन मैटर concerning the law of tax duty and stamp, particularly where the question of controlling interest in his issue। मतलब ये इसके दो केस स्टडी थे, एक ये था दिनशो मैकेंजी पीड़ित। इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट ए जेन्युइन कंपनी at all but merely the assessee himself disguised under the legal entity of a limited company, the assessee earned whose income the by way of dividend and interest। assessee को काफ़ी सारी इनकम आती थी, ए को इंटरेस्ट, बोनस, डिविडेंड। So he opened some companies C1, C2, C3, C4 and purchased their share in exchange of his income। बाई कर लिए शेयर्स, dividend and interest। His income was transferred back to assessee by way of loan। The court decided the private companies were a sham and the corporate will was lifted to decide the real owner of the income। तो कोर्ट ने बोला कि भाई तुम एक हो, कंपनी एक है, तुमने सिर्फ एक धोखाधड़ी करी है टैक्स से बचने के लिए, तो उसको अलग अलग नहीं माना जाएगा, वो लिफ्टेड कर दी जाएगी, वो कंपनी की इनकम आपकी इनकम ही मानी जाएगी। टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, इसमें क्या कह रहा है, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। इसको भी अब देखिए केस स्टडी से समझते हैं। ये हमारा है थर्ड, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड, ये इसको आती है काफ़ी सारी बोनस इनकम आती है, डिविडेंड इनकम आती है, बी लिमिटेड से लगा लो। तो अब ये जो ए लिमिटेड है ये अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देती है, कंपनसेशन बोनस देते हैं ना, इसको मान लो यहाँ से इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम लगा लो। ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड को बी लिमिटेड से डिविडेंड इनकम आती है जो कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं एज ए बोनस। बोनस तो देती है ना कंपनीज, जितना प्रॉफिट उतना बोनस। तो जो डिविडेंड इनकम आती है इस वजह से ए लिमिटेड का क्या बढ़ जाता है, प्रॉफिट, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा बोनस। ये अपने एम्प्लॉय को क्या देती है, बोनस। तब वो दे रही थी राजी खुशी, बाद में भाई इसने सोचा कि बोनस हम क्यों दे इतना ज़्यादा, हम क्यों इतना प्रॉफिट बोनस के रूप में दे। तो इन्होंने क्या किया, एक कंपनी बनाई सी लिमिटेड। अब इसको ट्रांसफ़र कर दिए शेयर्स बी लिमिटेड के, इनके पास शेयर्स है, इसके बदले में डिविडेंड आता है। तो अब ये डिविडेंड किसको जाने लगा, एक ही जगह सी लिमिटेड को जाने लगा, जिससे प्रॉफिट कम बोनस कम। समझ आ रहा है क्या क्या दिमाग चल रहा है लोगों का। ए लिमिटेड के पास बोनस, ए लिमिटेड अपने एम्प्लॉय को बोनस देती है, जितना प्रॉफिट उतना बोनस। उसने शेयर ले रखे हैं बी लिमिटेड के, जिससे उसे डिविडेंड आता है। तो उसने सोचा थोड़े टाइम तो दिया, फिर सोचा भाई क्यों दिया जाए, इतना नुकसान क्यों झेला जाए, है ना। तो फिर उसने एक कंपनी बनाई, उसको वो शेयर ट्रांसफ़र कर दिया, डिविडेंड जिससे सी लिमिटेड को जाने लगा, और उसका क्या होगा, प्रॉफिट कम बोनस कम। तो इस पर कोर्ट ने बोला कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम और ये ए और सी एक ही मानी जाएगी। Workman of Associate Rubber Industry Limited, Associate Rubber Industry Limited. The fact of the case were A Limited purchased shares of B Limited by investing a sum of 4.5 lakh. The dividend in respect of this share was shown in the profit P&L account year after year. It was taken into account for the purpose of calculating the bonus payable to workman of the company. Sometime in 1968, the company transferred the share to B Limited to C Limited. वो अपना जो डिविडेंड आ रहा था वो P&L में शो कर रही थी, जिससे प्रॉफिट हो रहा था, और वो बोनस के रूप में अपने वर्कमैन को दे रही थी। बट कुछ टाइम बाद देखा गया कि उसने वो ट्रांसफ़र कर दिया सी लिमिटेड को,
wholly owned by it, thus the dividend income did not find place in the P&L account of A Limited, with result that the surplus available for the purpose of payment of bonus to the workman got reduced. होना ही था. Here a company created a sub-C and transferred to it its investment holding in a bid to reduce its liability to pay bonus to its worker. Thus the Supreme Court brushed aside the separate existence of the subsidiary company. The new company so formed had no assets of its own except those transferred by the principal with no business or income. जो नई कंपनी बनाई गई है सिर्फ ट्रांसफर क्या, शेयर, कोई अदर इनकम नहीं, कोई उसका और कोई बिजनेस नहीं. Share transferred to it by the principal company and serving no purpose except to reduce the gross profit of the principal company so as to reduce the amount paid as bonus to workman. तो गौर ने क्या बोला कि भाई तुम एक ही माने जाओगे, कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी जो है उसको लिफ्ट कर लिया जाएगा. The workman employed in Associate Rubber Industries Limited, भावनगर, the Associate Rubber Industry Limited, भावनगर एंड अनदर. इम्पोर्टेंट है, याद करने हैं. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट. ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए, जो एक ब्रिटिश एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जिसको लाइसेंस नहीं मिल रहा था, उसने एक सब्सिडी बनाई लाइसेंस लेने के लिए. तो इस केस में क्या होता है? एक कंपनी में समटाइम बी रिगार्डेड एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर or another company and may thereafter be deemed to have lost its individuality in favor of its principal. Principal will hold liability for the act of that company. In that case, एक केस हुआ था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन. A transport company wanted to obtain license for his vehicle but could not. उसको वो लाइसेंस नहीं मिला, कोई भी रीज़न हो सकता है, फ्रॉड कर रखा होगा. So he applied its own name. It therefore formed a subsidiary company and the application for license was made in the name of subsidiary. The vehicle were to be transferred to the subsidiary company. Held the parent and subsidiary were one commercial unit and application for license was rejected. subsidiary company किस पर्पस के लिए बनाई गई? सिर्फ लाइसेंस लेने के लिए बनाई गई. तो वो माना गया कि दोनों एक ही है, इसलिए लाइसेंस नहीं दिया गया. तो यही बोला गया है ऊपर भी, द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ दैट कंपनी. जो प्रिंसिपल कंपनी मतलब सब्सिडी बना दी तो वो लायबल नहीं होगी, प्रिंसिपल विल बी लायबल. क्लियर? एनी डाउट? कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, improper conduct or to defect law, where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose, to defect or circumvent law, to defraud creditor or avoid legal obligation. गिलफ्रोड मोटर वर्सेस हॉर्न. देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. एक गिलफ्रोड कंपनी थी जिसमें हॉर्न उसका मेंबर था, एम्प्लॉय था. तो उसने वो कंपनी छोड़ी, अपनी कंपनी बनाई. तो उसको ये बोला गया कि आप हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आप काम कीजिए, नो प्रॉब्लम, बट आप हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे. बट उसने क्या किया? सेम उन्हीं के कस्टमर को अट्रैक्ट किया. where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose. उसने कंपनी ही इस पर्पस के लिए बनाई कि उनको क्या किया जा सके? अट्रैक्ट किया जा सके, उसके तोड़ा जा सके. ठीक है. एग्जाम्पल, टू डिफेक्ट और सर्क्यूमुलेट लॉ, टू डिफ्रॉड क्रेडिटर और अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन. कंपनी फ्रॉड, और जो कंपनी बनाई गई है फ्रॉड और इम्प्रॉपर पर्पस के लिए, तो वहाँ पर भी नहीं अप्लाई होगा. एनी डाउट? क्लियर? और दोस्तों मित्रों बताइए, एनी डाउट? चलिए देखिए, ये आपके 5 पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करने हैं विद केस स्टडीज नेम के साथ.